आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप ही मुझे बताइए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? भव्या, उर्वशी, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भव्या, उर्वशी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बताइए। Ma'am, a biological process by which an organism can give rise to its offsprings or young ones. हाँ जी, गुड। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो आपने कहा कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑफस्प्रिंग का, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। और कौन करते हैं? जो हमारे पास कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। अब हम आज बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो आपको पता होगा कि जो रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली? Ma'am, sexually. सेक्सुअली करते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें हमें मेल एंड फीमेल पार्टनर दोनों की ही जरूरत होती है। किसके लिए? फॉर द रिप्रोडक्शन। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है? ह्यूमंस रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। एंड ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ह्यूमंस क्या होते हैं? दे आर विविपेरस। अब समझते हैं कि ये विविपेरस क्या होता है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास ओविपेरस और दूसरे होते हैं विविपेरस। ओविपेरस के कौन से एनिमल्स को बोलते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग को ले करते हैं और एग को ले करने के बाद वहां से किसी का बर्थ होता है, मतलब वहां से कोई बॉर्न हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। एंड विविपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं किसी को भी। तो उसमें चले आते हैं ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गया, काउ हो गया, बफलो हो गया। हम सारे क्या है? वी आर दी विविपेरस। आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो काउ, कैट, डंकी, डोंकी, डॉग, मंकी, जिराफ। इन सब में एग का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये बर्थ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, विविपेरस क्या है? दीज आर दी एनिमल्स आर बोर्न फ्रॉम देयर मदर्स वूम, जो मदर की वूम से बोर्न होते हैं। लेकिन विविपेरस क्या है? ये ऐसे एनिमल्स है जो कहाँ से बोर्न होते हैं? फ्रॉम द एग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए कि ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं। दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड सेकंड चीज है दे आर विविपेरस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे कौन कौन से इवेंट चले आते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम क्या चीजें करने वाले हैं उसका सबसे पहले यहाँ पे एक ओवरव्यू है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार एक जस्ट ओनली रीडिंग ले लो, फिर बाद में अभी हम इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में, अगर वो रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर वो किसी का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो पहला सबसे पहली चीज क्या है? हमने क्या कहा? हमें मेल भी चाहिए, हमें फीमेल पार्टनर भी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेल एंड फीमेल से हमें चाहिए क्या? तो हमें दोनों से क्या चाहिए होता है? गैमेट चाहिए होता है, ठीक है। अब हमें मेल गैमेट भी चाहिए और हमें फीमेल गैमेट भी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या है? उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को ही बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। तो
यहाँ पे जो स्पर्म होता है मेल में उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल में ओवम होता है उसे कहते हैं oogenesis। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कुछ, उसके बाद ही यहाँ पे थ्योरी पे स्विच करेंगे। तो सबसे पहला इवेंट जो हमारे पास यहाँ पे आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में, उसमें क्या होता है गैमीट का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। सो गैमीटो वर्ड ही कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द गैमेट्स। गैमीटो वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द गैमेट, एंड जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या हुआ? सिंथेसिस ऑफ गैमेट या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे जैसे अभी भी हमने बात की कि फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवम, और जो मेल के अंदर गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। अब स्पर्म की फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवम या एग की फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। तो ओ वर्ड आया है एग से या ओवम से आया है, एंड सेम वही चीज है, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन होना। सो oogenesis का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। किसमें होता है? इन द फीमेल में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो वो किसमें होता है? मेल में होता है, जिसमें हमारे पास किसका प्रोडक्शन होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये गैमेटोजेनेसिस होता है, किसी भी एक बेबी का बर्थ हुआ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन क्या बर्थ होते ही वो कैपेबल होते हैं गैमेटोजेनेसिस के लिए? तो आंसर क्या है? आंसर इज नो। मेल हो या फीमेल हो, जैसे उनका बर्थ हुआ वो कैपेबल नहीं होते हैं गैमेटोजेनेसिस के लिए। वो कब, किसके बाद कैपेबल होते हैं? प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, तो जब एक मेल और फीमेल अपने प्यूबर्टी वाली स्टेज में आता है, उसके बाद ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल में। सबसे पहला इवेंट हमारे पास ये है कि अगर हम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि वहां पर क्या होना चाहिए? गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए, मतलब हमारे पास गैमेट होने चाहिए। सेकेंड इवेंट क्या है? ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं, फीमेल से हमें एग मिल चुका है और मेल के से हमें क्या मिल चुका है? स्पर्म मिल चुका है। लेकिन क्या अगर ये दोनों अलग अलग रहे, कंबाइन ही ना करें, तो क्या उसके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? एक यंग वंस को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है अगर दोनों कंबाइन ही ना करें? तो बताइए। नो मैम। नहीं, नहीं पॉसिबल है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या चीज है। अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बेबी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी किसके पास होती है? मेल के पास या फीमेल के पास? फीमेल के पास। फीमेल के पास होती है। एंड आपको थोड़ा सा पता होगा कि एग और स्पर्म में से कौन मूव कर सकता है? मैम स्पर्म। बिल्कुल, स्पर्म मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सेकंड इवेंट क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे ये स्पर्म बने हैं, इसको ट्रांसफर होना चाहिए फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तभी क्या होगा? उसको ट्रांसफर, उसे जाना पड़ेगा ना वहां पे। तो उस सेकंड इवेंट को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है कि जो मेल है वो क्या रिलीज करे? स्पर्म को रिलीज करे। कहाँ पे? इनटू द फीमेल वेजाइना। आप वेजाइना कह सकते हो या फिर कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो पहला इवेंट हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेकंड इवेंट हुआ इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर होना मेल के गैमेट का इनटू द फीमेल वेजाइना या इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। सेकंड इवेंट ये हो गया है कि चलो ठीक है, मेल गैमेट बने थे और यहाँ पे फीमेल गैमेट भी बन गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब सेकंड इवेंट है कि यहाँ पे ट्रांसफर होना। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्पर्म भी ट्रांसफर हो चुके हैं। अब थर्ड इवेंट क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है हमारा स्पर्म, उसका मीट करना, उसका फ्यूजन होना। आपको पता है ये फीमेल की ओवरी है और इस ट्यूब को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज होता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन ट्यूब में जो एग है उसका इस स्पर्म के साथ फ्यूज होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर हम एक बेबी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो थर्ड इवेंट क्या होता है? थर्ड इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? जिसमें मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये हमारे पास के ओवम, ये एग, इन दोनों का फ्यूजन होना। तो इसी इवेंट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो थर्ड इवेंट हो गया फर्टिलाइजेशन। अब ठीक है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, मतलब हमारा एग क्या हो गया है, फर्टिलाइज हो गया है, वो यहाँ पे मीट कर चुका है स्पर्म के साथ। तो जो वो स्ट्रक्चर बनाता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइगोट। लेकिन ये जाइगोट क्या होता है, वैसा तो नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा जाइगोट ही रहेगा, इसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। एंड डेवलपमेंट होने के बाद आप अच्छा मुझे बताइए, जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, कहाँ पे रहता है बेबी 9 मंथ तक? फीमेल के किस पार्ट में रहता है? ये ओवम में रहता है उसके। हाँ नहीं, ओवम में नहीं रहता है, हमारा जो फर्टिलाइज यूट्रस में रहता है, बिल्कुल उसी को बोलते हैं ना, वोम बोलते हैं जिसको। तो जो बेबी जो होता है वो कहाँ पे रहता है, ये देखिए, इससे हम कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में तो रहता है 9 मंथ तक। लेकिन अब देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ था यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, अब फेलोपियन ट्यूब से इसको ट्रांसफर होना पड़ेगा कहाँ पे, इस यूट्रस के अंदर। और यूट्रस में आकर ये क्या होगा, वहां पे अटैच भी तो होगा ना यूट्रस के साथ। तो यूट्रस के साथ यहाँ पे जो अटैच होता है ना, जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अभी हम ये सारा का सारा इवेंट हम पूरा डिटेल में करेंगे, जस्ट अभी यहाँ पे ओनली एक ओवरव्यू है कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इंसेमिनेशन हो गया, इंसेमिनेशन के बाद यहाँ पे फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गैमेट का। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद आता है कि जो यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद जो हमें एक फर्टिलाइज एग मिला, उसको हमें अटैच करवाना है कहाँ पे, यूट्रस में। लेकिन यूट्रस में जो सेल आपका अटैच होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का जब यहाँ पे ये जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस होता है, इस यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे जो ये बाहर वाली लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है, मिडल वाली, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर होती है ना, इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ना, यहाँ पर आके ये क्या होता है, अटैच हो जाता है। और इसी अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन भी हो गया है। जब यहाँ पे हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है, इसी को ही हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ध्यान रखना इस चीज का। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट आपके इधर फेलोपियन ट्यूब में फ्यूज हो गए थे, उसको हम प्रेगनेंसी नहीं बोलते हैं। प्रेगनेंसी हम तभी बोलते हैं जब वो यहाँ पे यूट्रस के साथ आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और इसको जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं ना, कम से कम 7 डेज लग जाते हैं इसको यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए। अब ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका अटैचमेंट भी हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या चीज होती है कि जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच हुआ था, वो क्या होता है, आपका ग्रो होता है साइज में। आपने फीमेल को देखा होगा, एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा होगा कि जो उनका लोअर एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है, उसका साइज बढ़ता है। तो साइज तो बढ़ ही रहा है वहां पे, हम कहते हैं कि उनका जो टमी है, हम कहते हैं कि उनका बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज वहां पे इंक्रीज हो रही है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पे अटैच हुआ था एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे, यही क्या हो रहा है वहां पे, यही तो वहां पे बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 9 मंथ का पीरियड लगता है। इस 9 मंथ के पीरियड को ही बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, गेस्टेशन होता है, जिसमें हमारा जो वो एम्ब्रियो था, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में अटैच हुआ था, उसकी क्या होती है, प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। और ह्यूमन बीइंग में इसको कितना टाइम लगता है, 9 मंथ का टाइम लगता है। तो ये जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो हर एक एनिमल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे बेबी क्या हो गया, हमारे पास ग्रो भी हो गया है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी हो गई है। लास्ट इवेंट आता है पार्चुरेशन। अब ठीक है, बेबी बन चुका है, अब इसको क्या करना है, बर्थ। अब एक चाइल्ड का बर्थ होना है, बेबी को बाहर निकलना है, तो उस इवेंट को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है, लास्ट इवेंट होता है
किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि डिलीवरी होना। तो यहाँ पे भी हमने, अगर जो हमने बात की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहां पे कौन कौन से इवेंट आते हैं। सबसे पहला इवेंट हमने क्या कहा था, सबसे पहला इवेंट, एक मिनट वेट, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, मतलब गैमेट की फॉर्मेशन। दो टाइप से होती है, एक होता है oogenesis एंड सेकंड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis किसमें होता है, फीमेल में, और स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है, मेल में। पहला इवेंट ये हो गया। सेकंड इवेंट क्या हुआ, सेकंड इवेंट होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मेल के अंदर जो ये स्पर्म बनते हैं यहाँ पे, इसका क्या होना, ट्रांसफर होना फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड इवेंट कौन सा आता है हमारे पास, थर्ड इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, कि जो स्पर्म वहां पे ट्रांसफर हुआ है उसको मीट करना है, उसको फ्यूज करना है किसको, एग के साथ, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद इवेंट कौन सा आता है, इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट होना ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ। इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा इवेंट है, गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो वहां पे इम्प्लांट हुआ है, अटैच हुआ है यूट्रस की लाइनिंग के साथ, उसको क्या होना है, ग्रो होना है, जिसको ह्यूमन बीइंग में टाइम लगता है 9 मंथ का, सॉरी गेस्टेशन, गेस्टेशन। एंड गेस्टेशन पीरियड के बाद 6 इवेंट क्या आता है, लास्ट इवेंट, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी हो जाना, बेबी की बर्थ हो जाना। तो ये जितने भी इवेंट अभी हमने यहाँ पे देखे, इस पूरे चैप्टर में हम वही पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होती है, गेस्टेशन में क्या क्या होता है, पार्चुरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले वाली स्लाइड है, एक बार उसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले क्या बात की, ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, और कैसे एनिमल्स हैं, विविपेरस है, मतलब क्या करते हैं, बर्थ देते हैं किसी को भी। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स, कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, सो स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। उसका सेकंड इवेंट क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद कौन सा इवेंट आता है, फर्टिलाइजेशन का, फ्यूजन हो जाना मेल एंड फीमेल गैमेट का, और किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, हमारे पास जो एम्ब्रियो है, मतलब जो फर्टिलाइज एग है, उसका अटैचमेंट हो जाता है यूट्रस की वॉल में, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन जो स्ट्रक्चर आपका अटैच होता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जाइगोट के बाद क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इस ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद ही अटैच हो जाता है यूटेरियन वॉल के साथ, मतलब यूट्रस की वॉल के साथ। एंड यूट्रस में कौन सी वाली वॉल होती है जिसके साथ वो अटैच होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। फिफ्थ इवेंट आता है एम्ब्रियो हमारा डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं गेस्टेशन। एंड लास्ट इवेंट आता है डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इवेंट हमने क्या कहा, कब होते हैं, अगर आफ्टर द प्यूबर्टी, जब एक लड़का या लड़की का बर्थ हो गया है उसी टाइम पे ही सारे इवेंट स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। प्यूबर्टी कब आती है, वो सिर्फ 13 इयर्स के बाद ही आती है। तो 13 इयर्स के बाद ही क्या होते हैं, सारे इवेंट आपके स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल के अंदर, जब तक वो ओल्ड नहीं हो जाए, मतलब पूरे जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है, चाहे एक मेल 90 इयर्स तक का हो जाए, वहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन तब भी होती रहती है। बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में हमारे पास 45 से लेके 50 इयर्स के बीच में oogenesis क्या हो जाता है, आपका सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी है, दे आर रिमार्केबल difference between the reproductive event in male and female. For example, sperm formation continue even in the old man, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मेनोपोज, कि फीमेल में मेनोपोज आ जाता है, उसके बाद वो किसी भी बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एवरी मंथ वन एग का फॉर्मेशन होता है वो होता ही नहीं है।
आप मुझे ये बताइए सबसे पहले, जो भी अभी हमने यहाँ पे एक जनरल व्यू लिया, इसमें कोई भी डाउट है आपको? नो मैम। उर्वशी आपको? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग को बनाऊं, एक रफली, ये ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? ये हेड पोर्शन होता है, ये नेक पोर्शन होता है, और यहाँ पे क्या होती है? लेग्स होती है। जो ह्यूमन का ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हेड रीजन, इसे हम कहते हैं नेक रीजन। जो यहाँ पे पोर्शन होता है ऊपर वाला, इस पोर्शन को बोलते हैं थोरेसिक पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन। और जो ये वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं एब्डोमेन। थोरेसिक एंड एब्डोमेन को यहाँ पे बीच में, अगर आपने पढ़ा होगा, एक हमारे पास एक डोम शेप का डायफ्राम होता है, वही इनको सेपरेट करता है कि कौन सा थोरेसिक रीजन है, कौन सा एब्डोमेन रीजन है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं पेल्विक पोर्शन, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड में होता है, नेक में होता है, थोरेसिक रीजन में होता है, एब्डोमेन में होता है, या पेल्विक रीजन में होता है? तो क्या लगता है आपको, किस पोर्शन में होगा? एब्डोमेन। नो, पेल्विक पोर्शन में होता है। एब्डोमेन पोर्शन तो ओनली हमारे पास ऊपर वाला, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हमारा स्टमक वाला पोर्शन, वो एब्डोमिनल रीजन में होता है। बोन्स हम पढ़ते हैं ना, आपने लास्ट में पढ़ी होगी, हमारे पास यहाँ पे कौन सी बोन्स होती है? गर्डल होते हैं ऊपर। कौन से गर्डल होते हैं यहाँ पे? पेक्टोरल, लिनोइड नहीं है। पेक्टोरल। और जो यहाँ पे जो हमारे पास हिप बोन्स होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल बोलते हैं ना। यस मैम। तो हमारे पास ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये आपका पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि लोअर एब्डोमेन में, ये अपर एब्डोमेन आ गया, ये लोअर एब्डोमेन आ गया। तो लोअर एब्डोमेन में या फिर पेल्विक पोर्शन में प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें होती है। जो मेल है उनके पास क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे 1 और 2, मतलब 1 पेयर होता है टेस्टिस का। पहला पॉइंट तो ये वाला है। सेकंड, हमारे पास जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनके पास क्या होता है? पेयर में ही क्या होते हैं? पेयर ऑफ एसेसरी डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट होता है। अब ये एसेसरी डक्ट क्या है? डक्ट क्या होती है? कोई ना कोई ट्यूब जो किसी न किसी को पैसेज प्रोवाइड कर रही है। तो मेल की जो ये टेस्टिस हैं, जो पेयर में प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद वो इस टेस्टिस को लीव कर देते हैं। एंड लीव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ना एक इरेगुलर कैविटीज होती हैं। इस इरेगुलर कैविटीज को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस में वो आपका जाता है, कौन? स्पर्म बनने के बाद। उसके बाद हमारे पास ये फाइन, ये ट्यूब्स नजर आ रही है आपके पास, वो स्पर्म यहाँ पे एंटर करता है। इसको हम बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वैसा इफ्रेंशिया। वैसे इफ्रेंशिया के बाद हमारे पास एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है? यहाँ तक इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। एंड एपिडिडाइमस के बाद एक हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसे हम कहते हैं वैस डिफरेंस। तो हमारे पास जो सारी चीजें इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सारी वही चीजें होंगी। तो हमारे पास ये जो रेटेड टेस्टिस से लेके वैस डिफरेंस तक का पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट, जो यहाँ पे स्पर्म को एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, उसको एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो पहला हमने क्या कहा? मेल के पास क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस है। सेकंड, उनके पास क्या है? पेयर ऑफ एसेसरी डक्ट है।
थर्ड आता है उनके पास पेयर ऑफ क्या है, असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, असेसरी ग्लैंड्स होते हैं। अब कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हो सेमिनल वेसिकल, उनके पास वन पेयर होता है सेमिनल वेसिकल का, देख सकते हो ये दो। उसके बाद ओनली सिंगल ही ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमारे पास ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ओनली सिंगल ही होता है, ये वाला। अभी आपको देखने में यहाँ पे दो लग रहे होंगे लेकिन एक्चुअली ये वन ही होता है। मैं भी आपको इसके बाद एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें आप देख लेना। और उसके बाद वन पेयर ही होता है, छोटे से ग्लैंड नजर आ रहे हैं आपको, ये बल्ब लाइक, इन बल्ब लाइक ग्लैंड को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड इसी को ही हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो 3 ग्लैंड हो गए जिन्हें हम बोलते हैं असिस्टी ग्लैंड, वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, वन पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, एंड ओनली वन सिंगल वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊं, आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका लेटरल व्यू है। अगर आप मेल को साइड वाले पोर्शन से देखते हो तो ये देखिए सेमिनल वेसिकल है यहाँ पे, तो ये हम यहाँ पर हमें ओनली एक सिंगल ही नजर आ रहा है, दूसरा वाला उस साइड प्रेजेंट है। लेकिन ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये देखिए ओनली सिंगल है, बट हमें वहां पे आगे से देखने में लग रहा था कि वो अक्सर 2 होता है आपके पास, लेकिन ये ओनली 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास ये छोटा सा क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एक इधर होता है, एक उस साइड होता है, ठीक है। एक मिनट वेट, एक पिक्चर शायद आगे भी है, आप देखो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली 1 ही होता है। ये देखिए दीज आर दी सेमिनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तो दिया ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें होती है हमारे पास, हमने कहा पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर ऑफ असिस्टी डक्ट है, पेयर ऑफ असिस्टी ग्लैंड है। अब अगर हम मेल किसी भी मेल को देखते हैं, हमें उस मेल के अंदर ना तो ये टेस्टिस नजर आते हैं, ना ही हमें उसके पास ये असिस्टी डक्ट नजर आते हैं, और ना ही हमें असिस्टी ग्लैंड नजर आते हैं। बट कौन सा पोर्शन उनका विजिबल होता है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन पेनिस ही हमें नजर आता है। तो इस पोर्शन को जो हमें बाहर से विजिबल होता है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो अब आप पीछे वाली साइड में अगर देखिए तो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी है, जो अभी हमने यहाँ पे कहा वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कहाँ पे लोकेटेड होता है, इन द पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट है। और किस किस से बना होता है, पेयर्ड टेस्टिस होते हैं, पेयर्ड असेस्टी डक्ट होते हैं, असेस्ट्री ग्लैंड्स होते हैं, एंड लास्ट पोर्शन आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पोर्शन, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बताइए। उर्वशी एंड शुभव्या। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके। आप नोट कर रहे हो साथ साथ में थोड़ा बहुत, ओनली इंपॉर्टेंट चीजें, यस मैम। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस टेस्टिस की, कि एक्चुअल में टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस की। आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे विजिबल है, वेट, अगर आप ये टेस्टिस देख पा रहे हो तो इस टेस्टिस के अंदर आपको ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो हर एक टेस्टिस के अंदर कम से कम ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड इन 250 कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ईच टेस्टिस क्या कंटेन करता है, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ तो आपको बहुत ही कम नजर आ रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये आपके 250 होते हैं।
अब हमारे पास जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर आपको ये हाईली कोइल्ड पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, जितने भी ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर हाईली कोइल्ड पोर्शन, इस हाईली कोइल्ड पोर्शन को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल है कम से कम 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, टेस्टिस के अंदर कम से कम ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं हर एक लोब्यूल्स के अंदर ये 2 to 3 एक हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है, इस हाईली कोइल्ड पोर्शन को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसी के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट वाली ये पिक्चर भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये वाले, इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इनके अंदर हमें हाईली कोइल्ड पोर्शन नजर आ रहा है, इस कोइल्ड पोर्शन को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पिक्चर को और समझते हैं। ये टेस्टिस है। अब एक चीज और जो आपको मैं बताना भूल गई, जो टेस्टिस होते हैं हमारे पास ये एक बॉडी मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। अब इस स्क्रोटम क्या काम करता है, नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसको टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो स्क्रोटम क्या होता है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, मतलब जो ये कैविटी होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाहर हैंग होता है ये। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री कम कर देता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने क्या बात की अभी, कि हमारे पास ये जो टेस्टिस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्क्रोटम इस टेस्टिस को 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करता है, जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें चाहिए होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था अभी, इसके पास टेस्टिस के अंदर कौन होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कौन होता है, ये हाईली कोइल्ड पोर्शन जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हमने क्या काम किया, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही बाहर निकाल दिया, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हो। एंड हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर से कैसे होता है। अब जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखा, तो अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे वाला एक डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट वेट, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उसके बाद ये वाला, ये हमारे पास एक नेक्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये सारे क्या है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास कुछ सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल है, एक तो उसका ल्यूमन है, ये उसका अंदर वाला एरिया है, और ये इसका बाहर वाला एरिया है। तो ये जो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बीच में बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो ये हमारे पास जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो बहुत सारा स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और एक सेल प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी का ही एक नाम है, इसे हम कहते हैं लीडिक सेल। तो हमने क्या कहा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला स्पेस है, आप ये कह सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर वाला रीजन है
वहां पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। इस पूरे मतलब जो ये एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो प्रेजेंट जो सेल है उन सेल को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी का ही दूसरा नाम है लिडिक सेल। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की, कि अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। एक तो होता है स्पर्मेटोगोनिया, इसे स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। एक सिंगल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम और बहुत सारे को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? दिस इज मेल जर्म सेल, जो कहां प्रेजेंट होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सेल और होता है, उस सेल को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टू टाइप के सेल हैं। एक है मेल जर्म सेल, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक सेल और है जिसका नाम है सर्टोली सेल। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है, यही क्या करता है? स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, लेकिन इसको स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कुछ नरिशमेंट चाहिए होती है, एंड वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। ठीक है, आपका ये 1 मिनट में ना लेक्चर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लीज आप दोबारा रीज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई, प्लीज दोबारा रीज्वाइन करना। अब हमने क्या कहा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर भी कुछ सेल प्रेजेंट है, उन सेल को बोलते हैं लीडिक सेल। तो एक्चुअल में ये जो लीडिक सेल होते हैं, हमारे पास ये ना ग्रुप ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड इन ग्रुप ऑफ हार्मोन को हम बोलते हैं एंड्रोजन। तो लीडिक सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन, और इस एंड्रोजन का एग्जांपल आता है टेस्टोस्टेरोन, जो अगेन इंपॉर्टेंट होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है आपको इतना? Yes, ma'am. ठीक है।